हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही देखा। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चला रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव का बायोलॉजी का सवाल आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऊतक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं, इसके पहले हम कोशिका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाल चुके हैं। आपने उस वीडियो को मिस किया हुआ है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस साल पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप मेरे सभी वीडियो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उसको देखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो जो पौधे की लंबाई जो होती है वह शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक के द्वारा बढ़ती है। विभज्योतिकी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है: शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक और अंतःवेशी विभज्योतिकी ऊतक। लेकिन जो सबसे ऊपर होता है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, इसी के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो अगला प्रश्न है, मृदु ऊतक एक प्रकार का डैश है। मृदु ऊतक एक प्रकार क्या है? तो मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। क्या है? सरल ऊतक। थर्ड क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, यानी सवाल है जीवित कोशिकाएं इनमें से किस में पाई जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदु ऊतक एवं स्थूल कोण ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। बाकी ये तीनों में जो कोशिकाएं होती है वो मरी हुई होती है, जीवित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता किस में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विभज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है। यदि पेड़ पौधे में विभज्योतिकी ऊतक न होता तो बराबर डाली नहीं निकलती। यदि हमारे शरीर में विभज्योतिकी ऊतक हो जाए तो हमारे भी हाथ पैर बहुत सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दृढ़ ऊतक जो होता है इसके कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो गैसों का जो विनिमय होता है वह स्टोमाटा यानी पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो कहाँ जमा होता है? किस ऊतक में, किस कोशिका में जमा रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोर कोशिका में यह रसायन जमा होता है। और कोर कोशिका जो होती है पेड़ के छाल में पाई जाती है। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोर कोशिका को देखा था। यह कोशिका माइक्रोस्कोप से देखी जाती है तो यह मधुमक्खी के छत्तों की तरह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जटिल ऊतक किसके बना होता है? तो जटिल जो ऊतक होता है वह भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। आई होप आपको सभी प्रश्न सही से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाया जाता है? तो जाइलम द्वारा यह कार्य होता है। पेड़ पौधों में संवहन के लिए 2 ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ से फ्लोएम, फ से फूड। और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चालिनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? तो चालिनी जो नलिका होती है वह बनाने में फ्लोएम भाग लेता है। क्या लेता है? फ्लोएम भाग। चालिनी नलिका फ्लोएम का ही एक पार्ट्स है। अगला प्रश्न है, सहकोशिकाएं पाई जाती है। सहकोशिकाएं का मतलब एक साथ कोशिकाएं। तो फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी इनमें से किस में केंद्रक नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वयस्क चालिनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, बाकी ये तीनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है?
तो वह आहार का चालन करता है। अभी तो पता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, जैसे जाइलम, जैसे जल। अगला प्रश्न है सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है पछमाभी या पछमल एपिथेलियम पाए जाते हैं किस में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेकिया में यह ऊतक पाए जाते हैं। अस्थि क्या है? तो अस्थि जो है यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। बता दें संयोजी ऊतक है और खून भी एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि यानी कड़ी हड्डी और उपास्थि यानी मुलायम हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती है वह एरियोलर ऊतक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह कोशिकाएं अस्थि में पाई जाती है, हड्डी में पाई जाती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडिपोज जो ऊतक होता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। एडिपोज ऊतक के कारण ही हमारा शरीर जो होता है काफ़ी मोटा हो जाता है। अगला प्रश्न है लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? तो पीला तंतुमय जो ऊतक होता है उसी से लिगामेंट का निर्माण होता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेखित पेशी है। अरेखित जो पेशी है वो क्या है? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों तथा हड्डियों को कौन जोड़ती है? मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाली पदार्थ को हम टेंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंडन। हड्डी को हड्डी जोड़ेगा तो लिगामेंट और हड्डी को मांसपेशी जोड़ेगा तो टेंडन कहेंगे। अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल कितना परसेंट होता है? तो 90% जल होता है। बता दें रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का फार्मूला होता है O4। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वाहक है। कीड़े मकोड़े के खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिसके कारण उनका खून लाल नहीं होता है, हरा पीला अदर कलर का होता है। खून का दो भाग है, ठोस भाग, तरल भाग। तो ठोस भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं जिसका रंग हल्का पीला होता है। यह खून में 55% पाया जाता है जबकि तरल भाग 45% पाया जाता है। तरल भाग को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त की थाका बनाने में कौन सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स जो है, थ्रोम्बोसाइट्स के कारण ही रक्त थाका बनाता है। तो आई होप सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला प्रश्न है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के कारण ही संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। और ये तंत्रिका ऊतक के जो इकाई है तंत्रिका कोशिका है जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। यदि ये न्यूरॉन सही से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में संवेदना का पता नहीं चलेगा। यदि कोई चींटी या कीड़ा मकोड़ा हमारे पैर में काटेगा, यदि हम उसको नहीं देख रहे हैं तो दर्द का अनुभव थोड़ा सा भी हमको नहीं होगा। जो सुन का जो सुई होता है, सुन का सुई देकर यही किया जाता है, न्यूरॉन को मतलब कम कर दिया जाता है, न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है और
ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह हम पार्ट 1 को ख़त्म कर दिए। पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? तो इस समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊतक। जो ऊतक होता है, टिश्यू जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। अगला प्रश्न है, विभज्योतिकी ऊतक किसका बना होता है? तो विभज्योतिकी जो ऊतक होता है वह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। विभज्योतिकी ऊतक सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, जीव जंतुओं में यह ऊतक नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभज्योतिकी ऊतक हो सकते हैं तो शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी, तीनों तो विभज्योतिकी ऊतक पार्ट्स है, इसलिए इनमें सभी पर हम टिक करेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक का निर्माण होता है, यानी किसके कारण संवहन ऊतक का निर्माण होता है? तो पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक के कारण संवहन ऊतक का निर्माण होता है। संवहन ऊतक को हम संवहन बंडल भी कहते हैं। इसमें दो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और एक बात और बता दूं, जाइलम में जो परिवहन होता है वह एक पथीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है, सिर्फ ऊपर की ओर होता है। लेकिन जो फ्लोएम में परिवहन होता है वो ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, इसलिए इसमें द्विदिशीय द्विपथीय परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को हम क्या कहेंगे? तो जिस मृदुतक में क्लोरोफिल होगा उस ऊतक को हम क्लोरेनकाइमा के नाम से जानेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा जो होता है वो कहाँ किस में पाया जाता है? तो जलीय पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है। और एक बात और बता दूं, जलीय पौधे कुल O2 का 60% प्रदान करते हैं, जबकि 40% स्थलीय पौधे देते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं में स्थूल कोण ऊतक के कोशिकाओं के किनारे में स्थूलन होता है, तो किसके कारण यह स्थूलन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज के कारण यह स्थूलन होता है। अगला प्रश्न है, बीज के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है? तो बीज के कठोर आवरण में दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें जीवद्रव्य नहीं होता है? तो जीवद्रव्य जब किसी कोशिका में नहीं होता है तो उस कोशिका को हम मृत कोशिका कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क एवं ख दोनों, कोर कोशिका और दृढ़ ऊतक दोनों में जीवद्रव्य नहीं होता है, इसलिए दोनों की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं, जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन घ होगा। क एवं ग वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं दोनों जो है जाइलम ऊतक का पार्ट्स है। चालनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक का पार्ट्स, इसलिए इसको हटा देते हैं और क एवं ग हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है? तो फ्लोएम एवं जाइलम का जो निर्माण होता है वो चारों ऊतकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में पाए जाते हैं, फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम में बास्ट तंतु, फ्लोएम मृदुतक, चालनी नलिकाएं, इनमें सभी पाए जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी पट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है चालनी पट्टी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दो चालनी नलिकाओं के बीच चालनी पट्टी पाई जाती है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगातार मेरे वीडियो से पर बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाता है सही है, जो याद नहीं होता उसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, आपका पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जरूर कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता कौन करता है? तो सह कोशिकाएं जो होती है इसकी सहायता करती है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक को ऊर्जा देने वाला जो
चीज़ है वह है फ्लोएम तंतु। क्या है? फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियमी ऊतक, इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? तो अरेखित और रेखित जो ऊतक है ये मूल रूप से पेशी ऊतक के प्रकार हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन ऊतक एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एरियोलर जो ऊतक होता है यही जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है? किसमें मतलब वसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वसा संयोजी ऊतक में वसा भरा होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, टेंडन का निर्माण कौन करता है? तो टेंडन एक पदार्थ है जो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन का निर्माण श्वेत तंतुमय ऊतक करता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पलिहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जालवत संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है? तो यह उपास्थि है, मुलायम हड्डी है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल किसका प्रकार है? तो यह जो प्रकार है यह श्वेत रुधिर कणिकाओं का है, WBC का है, व्हाइट ब्लड सेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र की आइरिस में पाई जाने वाली पेशी को हम क्या बोलेंगे? तो उस पेशी को हम अरेखित पेशी नाम देंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? मतलब किसको हम ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहेंगे और अरेखित पेशी को हम अनैच्छिक पेशी कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन लसिका के लिए सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी होगा राइट ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसका केंद्रक पालीवत होता है? तो इसका भी इनमें सभी ही राइट ऑप्शन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका ऊतक यह कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका है, जिसको इंग्लिश में हम न्यूरॉन भी कहते हैं। यह हमारे सिर से लेकर के पैर तक चारों तरफ फैला हुआ है। यदि ये कार्य करना बंद कर देगा तो हमारे अंग में पैरालाइज मार देगा, लकवा मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो रेनवियर की जो नोड होती है वह तंत्रिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन मांस कोशिकाएं हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, किसमें श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एरियोलर ऊतक में श्वेत तंतु एवं पीला तंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह कोशिकाएं जो होती है वो यह अस्थि में यानी हड्डी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ड्रिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन नामक जो प्रोटीन होता है यह उपास्थि यानी मुलायम हड्डी में पाया जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त का कितना परसेंट है? तो ये 55% है। इसका राइट ऑप्शन 55% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति मैमलिया यानी स्तनधारी जीव की अस्थियों की पहचान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइवर्सियन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस श्वेत रुधिर कणिका का केंद्रक पालीवत होता है? तो राइट ऑप्शन होगा
इनमें सभी पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाला तरल क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सार्कोप्लाज्म। इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 38 नंबर क्वेश्चन है। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो इन शाखाओं को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस तरह आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, इस वीडियो से बहुत लाभ उठाइए। इस तरह हम बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।